करेंगे चैट में लिख के और डायरेक्ट पोस्ट पे कीजिएगा कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है, वन लिख के बता दें चैट पे। ठीक है, राहुल को और नायल को तो मेरी आवाज़ आ रही है, ये अच्छी बात है। बाकी लोगों को नहीं आ रही तो इंशाल्लाह आ जाएगी। चलो जितने लोग हैं हम शुरू करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अच्छा, ये हमारे पास है एक्सिंग दी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रिस्क जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो उनकी बात कर रहे थे, तो हम ये बात करेंगे सॉफ्टवेयर और कस्टमर जो है वो कितने सपोर्ट के लिए तैयार है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। नंबर वन, अच्छा इसमें देखें लिखा टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर लेवल्स। तो ये दोनों ही की बात आ रही है, दोनों एंड की बात आ रही है। उसके बाद ये है कि एंड यूजर कमिटेड है। बहुत जगह ऐसा होता है कि एंड यूजर की वजह से आपको सही प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं होता, इसकी वजह से आप जो है वो सही रिक्वायरमेंट नहीं ले पाते। तो ये बहुत जरूरी है इन बातों को समझना कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं चल रहा है। सही है, या यूजर जो है वो किसी वजह से कोई चीज़ इंफॉर्मेशन हाइडिंग की भी बात होती है, तो वो उसको रिट्रीव करना है इंफॉर्मेशन। सही है। और इससे रिलेटेड तीसरी बात है कि रिक्वायरमेंट जो है वो इंजीनियर टीम और देयर कस्टमर वो खुद ही जो है अंडरस्टूड है या नहीं है। अंडरस्टूड नहीं है तो बेकार है। ये ऐसी है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जा रहे हैं जबकि आप क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझते। और आप बोलने चले आंसर तो दे दो, कुछ तो लिख दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ये अक्सर पेपर में होता है। तो क्वेश्चन समझ के उसका आंसर लिखना, यही है रिक्वायरमेंट समझ के उसका सोल्यूशन निकालना। सही है। हाँ, जो कस्टमर है वो फुली इन्वॉल्व है रिक्वायरमेंट भी। उसको ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो वो डेली यूज कर रहा है। मैनुअल कोई वर्क यूज कर रहा है तो उसकी इक्विवेलेंसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों एंड के ऊपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के एंड पर ज्यादा होता है क्योंकि वो बात नहीं समझ पा रहे होते ना लोग, वहाँ के लोग। तो उनको समझाना पड़ती है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है वो, हाँ ये जो है एंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे कोई अलादीन का चिराग है, इससे भी खुद सब कुछ खुद कर लेगा, ये भी बात गलत है। ठीक है। ये कंटिन्यूशन के अंदर वो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े कि प्रोजेक्ट की जो स्कोप है वो स्टेबल है। अब स्कोप का क्या मतलब, उसकी बाउंड्री जो उसकी वर्किंग बाउंड्री होती है वो, यानी एग्जिट आप किस एंड पे करेंगे। अगर वही आगे पीछे हो रहा होगा तो मीन्स ये कि वो कुछ कहते हैं और बोलते नहीं है भी और करें। सही है। तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम की बात है। तो SRS जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस को हर स्टेज के ऊपर जो है वो आप बीच में रख के बता दें कि ये मसला है, इसको अब आप चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है। यानी इसका ना स्कोप में सारी चीजें ऑब्जेक्टिव वगैरह सब भी कुछ है मतलब एक एंड पे जा रहा था, अब उन्होंने कह दिया नहीं इस एंड के ऊपर नहीं जाए, इसके ऊपर जाए। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर तो वो बोलते हैं उसमें HR जरा ज्यादा इम्प्लीमेंट करता है, HR की जगह तो खत्म, स्कोप ही खत्म हो गया। स्कोप ही जो था उसका अकाउंट्स का था, प्रॉफिट का था, लॉस का था, वही अब आप HR का उसमें बीच में लेके आ रहे हैं। तो स्कोप के ऊपर उनको कायम रखना पड़ता है और वो SRS ही करेगा। सही है। आपकी जो टीम है उसके पास स्किल्स है मिक्स होनी चाहिए। और कोई कोई पाइथन का हो, कोई C# का हो। सही है। कोई जो वो डिफरेंट अगर हार्डवेयर की कोई प्रोग्रामिंग है तो उसका हो। तो ये मिक्स होनी चाहिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट भी जो वो चेंज ना हो, जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो स्टेबल है। एक दफा लें फुल फ्लेज लें, सब कुछ कोशिश करें कि जी ये चीज़ है। ठीक है। जो फाइनल रिक्वायरमेंट है अगर उस लिहाज से कोई चेंज आगे आ रही है वो एक है, लेकिन जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं करे। अल्टरनेटिव जो है वो
तो कोई हल नहीं होता है, अंदर अल्टरनेटिव तो आप निकाल नहीं सकते, तो जो फाइनली एक डायरेक्शन हो गई वो हो गई। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपको यहाँ से, लेट्स से कोई डेस्टिनेशन है, आप अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पहले से डिफाइन है रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी जाने की, वो चीज़ नहीं हो। अब ये कि बीच में कोई और रिक्वायरमेंट आ गई, सही है, आप अगर किसी के साथ हैं तो वो बोलते नहीं पहले यहाँ से होते हुए चले, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ये वो तो मेन जो चीज़ थी वो खत्म हो गई ना। स्कोप भी खत्म हो गया, स्कोप था कि जी स्कोप आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी जाने का था, वो भी खत्म हो गया। तो ये वाली जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छे चले हैं। यहाँ तो आप गुजारा कर लेंगे, देर से पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे गुजारा नहीं होता। ठीक है। एक टीम जो है वो उसका टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं उसका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हायर करें, मतलब फिर प्रॉब्लम होगी। सही है, जितने लोग चाहिए उतने लोग हैं। वो ये वाली बात हो गई कि बर्डन जो है वो आप ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते। एक बाइक है तो उस पर 2 ही बंदे बैठ सकते हैं ना, अगर बाइक के ऊपर आप जो है वो 4 बंदे बिठाने की कोशिश करेंगे या 6 बिठाने की कोशिश करेंगे, फिर वो बाइक जो है वो ऊपर मुड़ के घूम के आपको देखेगी कि ये आप क्या करें। ठीक है। और उसके अलावा कस्टमर जो है वो एग्री है तमाम की तमाम चीज़ों से, जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है और जो प्रोडक्ट है जो बिल्ड होने के लिए जा रही है, यानी इंफॉर्मेशन सबको बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है। इनमें से जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं एक भी ना हो या इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो तो फिर होता ही है रिस्क। सही है, तो ये इसका सॉफ्टवेयर का रिस्क और इसके मुकाबले में ज़रा बड़ा रिस्क होता है। अब ये बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ये साइंस है, बनाना उसको साइंस है। कोडिंग तो ये है कि आप कोडर को बिठा दोगे, इसका एक पार्ट है। लेकिन सक्सेसफुल डिजाइन करना, सही, साइंटिफिक वे में डिजाइन करना, तो साइंटिफिक वे में जो चीज डिजाइन होती है उसको कहते हैं इंजीनियर करना, इंजीनियरिंग करना उसकी। ये प्रोडक्ट इंजीनियर होती है, ये तो आप प्रोडक्ट इंजीनियर कर रहे हैं, तो इसलिए ये वर्ड आ रहा है इंजीनियरिंग का। साइंटिफिक तौर के ऊपर बनाए उसको, और कोई फ्लॉ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आराम से वो कंप्लीशन की तरफ चले जाए। रिस्क जो है वो आपके रिस्क परफॉर्मेंस रिस्क होता है। ठीक है, यानी ये रिस्क परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किस लेवल तक जो वो परफॉर्म करेगा, और ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो फिर हम उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट भी मिसिंग है, आपने कंप्लीट नहीं किया, तो फिर परफॉर्मेंस तो बाद में ही, पहले तो आप रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। कॉस्ट रिस्क पता है आपको, 8 जो मंथ और 22% होने चाहिए एक इसके लिए, तो ये आपके पास होगा। पर्सन कम कर दें, सही है। और जो है थोड़ा सा डिले फैक्टर उसके अंदर देखें, 8 से 10 मंथ कर दें। फिर ये रिस्क नहीं होना चाहिए, जो पहले कैलकुलेट कर लिया उसके हमें कंप्लीशन। और अगर रिस्क आकर हो जाता है तो फिर उसकी सोल्यूशन करें, लोगों को ज़्यादा हायर करें, ज़्यादा टाइम बढ़ाएं काम करने में। अगर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास बाद में जो है वो आसानी के साथ उस कोई एरर आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, वो रिमूव नहीं हो सकता, यूजर को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है या उसकी इन्हेंसमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सपोर्ट रिस्क कहलाता है। सही है, क्योंकि सपोर्ट जब शुरू होता है जब आप ये तमाम चीज़ें हैंड हैंड ओवर कर देते हैं ना, तो ये बाद में चीज़ें होने वाली है, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम है। सही है, किसी भी वजह से शेड्यूलिंग आपकी आगे पीछे हो रही है तो ये प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट को हर कीमत के ऊपर जो है डिलीवर टाइमिंग के ऊपर करना है। ठीक है, जैसे आपके एक पेपर का टाइम होता है वो 3 आवर्स का है ना, तो उस 3 आवर्स ही में आपने जो कुछ है डिलीवर करना है। ठीक है, वो एग्जामिनर से बोले, इन्विजिलेटर से बोले यार 1 घंटा और ठहर जाओ, तो वो क्या करेगा, वो मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा ना, तो उस इतने ज्यादा रिस्क में ही नहीं लेना। इस जगह ये पेपर देना भी एक रिस्क ही होता है ना, कैसे मैनेज करते हैं आप हर क्वेश्चन को, अगर बेहतर समझ रहे हैं पहले से आपने तैयारी की है तो कर लो। जो डिले होता है पेपर को किस वजह से होता है, आपको आंसर नहीं आ रहा होता या आपने सही तरीके से उसको पढ़ा नहीं होता, तो ये रिस्क है, वहां बैठ के सोच रहे हैं या वहां बैठ के तुक्के लगा रहे हैं।
मैनेजमेंट क्या थी इस रिस्क की? मैनेजमेंट ये थी थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन, सिर्फ इतनी सी मैनेजमेंट। और ये होता है, आपको पता है। और मैं कितना भी कह दूं, कितना भी समझा दूं, होना तो है ना। ये होना है तो फिर। अच्छा, रिस्क की प्रोडक्शन का क्या मतलब? हम रिस्क को एस्टिमेट करते हैं। सही है, और बड़ा आसान है इसको करना। पहली बात तो ये कि उसकी लाइक्लीहुड देखते हैं कि क्या वो, कितने परसेंट चांस है कि वो हो जाएगा। कभी ऐसा होता है रिस्क के बहुत कम चांसेस होते हैं, वो होते ही नहीं है। लेकिन ये कि हम अपने तौर के ऊपर एक उसका सोल्यूशन रख लेते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और किसी के बहुत ज्यादा चांस होता है, जैसे एक बंदे ने हायरिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी दूसरे सब, और उसको होने वाला है, और वो श्योर है, बल्कि आप भी उसकी स्किल से श्योर है कि उसको हो जाएगा। तो अब इसका जो प्रोबेबिलिटी उसको छोड़ के जाने का बढ़ गया है ना। तो अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप इससे बहुत पहले जो तैयारी कर लो। सही है। और इसकी जो है वो मीन्स ये कि इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिस्क प्रोडक्शन को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्केल बना लेते हैं, इसको भी मैं टेबल के साथ समझाता हूँ। सही है। फिर ये बता देते हैं कि क्या जो है वो आपके पास चांसेस है होने के। सही है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक इम्पैक्ट होता है ना, तो मैं पास तो एटम बम फट जाए तो उसका इम्पैक्ट आपको पता है कितना होता है, नॉर्मल बम फट जाए तो उसका नहीं होता। कभी कभी जो है वो इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि छोटी सी चीज जो है वो, जैसे पाकिस्तान ने हिट करा, एक ही दफा हिट करा, लेकिन उनकी एक मिसाइल से जो है वो S-400 जब हिट करा है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखने के कितना है, कि वो फौरन जो है वो क्लोज हो गई, वारी क्लोज हो गई, साथ में जो है वो बहुत टाइम लगेगा उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो, और बहुत ही लेटेस्ट सिस्टम था। इवन वो रशिया से उन्होंने लिया था मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और वो अमेरिका की जो मिसाइल डिफेंस कहते हैं उससे ज़्यादा जो है वो पावरफुल था। तो गया, ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना है। इसका तो इम्पैक्ट ये है ना कि उनका जो मिसाइल डिफेंस ही नहीं है कोई। सही है। यानी अब कोई मिसाइल जाएगा तो उस एरिया में एटलीस्ट, अगर कोई और उनका अल्टरनेटिव होगा एक अलग बात है, लेकिन उस एरिया के अंदर तो वो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब मिसाइल जाएगा आराम से, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम था वही खत्म हो गया मिसाइल का। सही है। फिर इसकी जो ओवरऑल एक्यूरेसी किस लिहाज से कि बिल्कुल एक्यूरेट इसको, और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ये है, बड़ा इजी है। रिस्क टेबल बनाओ, इसका नाम लिखें, उसका चांस लिखें कि क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये नॉर्मली 1 से 5 ही तक होता है। 5 का मतलब है कि अगर वो बहुत हाई लेवल के ऊपर होगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जैसे ये S-400 की बात की। सही है। और ये जो लास्ट में लिखा है ये क्या, ये हम तरीके कार लिखते हैं। सही है। कि किस तरीके से उसको अवॉइड किया जाएगा, किस तरीके से उसको मॉनिटर या ट्रैक किया जाएगा, और किस तरीके से जो है उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये R ट्रिपल M कहलाता है। ठीक है। इसकी जो है अभी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी करनी है, ये देखें। ये आगे प्रोबेबिलिटी, इसके पहले इसका नाम लिख दें, फिर प्रोबेबिलिटी लिख दें। इम्पैक्ट बता दें 1 से 5, तो इधर हम 1 से 5 लिख देंगे। ठीक है। और 1 का मतलब लो है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और 5 का मतलब है कि अच्छा। ये जो है फिर हम सॉर्ट क्या करेंगे, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है या इम्पैक्ट है उससे सॉर्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है इसका बहुत एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इम्पैक्ट बहुत हाई है, तो वो सबसे ऊपर लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम सिंपल उनको कंट्रोल करेंगे जो सबसे ऊपर होंगे ना, जिनका इम्पैक्ट बहुत हाई है और probability। फिर हम जो है नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, फिर और नेक्स्ट के ऊपर, तो इसका डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे। असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज है वो ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, ये रिस्क एक्सक्लूजर है, यानी अगर आप उसका इम्पैक्ट देखना है, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कितना है। तो बड़ा इजी इसका फार्मूला होता है, और इसमें होता है कि रिस्क एक्सपोजर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और ये एग्जांपल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रा नोट करें। ठीक है। अच्छा, ये वेटिंग वेटिंग जो है वो मैंने 6 बजे तक का कहा था। अब जो जिसकी मतलब कैपेसिटी है 6 बजे के बाद जो ज्वाइन करना चाहे, इस काम की बातें
रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, लेकिन अगेन ये जो जिस तरीके से बात लाइव क्लास की होती है तो वो आपकी मर्जी है। हाँ, बाकी ये है कि 704 और 502 तो मेरे साथ ही ना। बाकी ये है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है आपको, फिर आप छोड़ दें। लेकिन प्रोजेक्ट के हवाले से जो कल से होने वाले हैं वो मैं अगेन रिपीट करूँगा, कुछ बातें जो शुरू में हमने सुनी है लोगों की, तो वो कोशिश करें कि वो अटेम्प्ट करें। और ये जो है करें, असल में मसला सिंपल सा जो है वो ये है कि क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे जितना हो सकेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो वो हमने डिस्कस कर ली होगी। सही है। और दो तीन ही टॉपिक रह गए हमारे। एक बात ये है इसकी वजह, और दूसरी वजह ये कि हो सकता है मैं अगर आज इसको डिसकंटिन्यू करता हूँ तो फिर मैं आपकी कोई ऐसी ही क्लास रखूंगा, लेकिन फिर वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगी और ऐसा टाइमिंग में होगी कि आपका जो है कोई क्लास टाइमिंग ना हो। मे भी पॉसिबल फ्राइडे या संडे को ही मैं करूँ, क्योंकि उसी दिन आप फ्री होते। अभी आज देख लेते हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ें और कर लेते हैं ताकि ये है कि कवर अप हो जाए। फिर बाकी हम इसको वाइंड अप कर देंगे, और फिर जो है वो इसको अगले फ्राइडे वगैरह को। लेकिन अगर रेगुलर क्लासेस में ये कवर हो गई तो फिर मैं एक्स्ट्रा नहीं रखूंगा। एक्स्ट्रा रखूंगा तो एग्जाम वगैरह के हवाले से रखूंगा, उसी में टॉपिक्स वगैरह अगर जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि आपकी वो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, डिफरेंट डेट्स आ रही है। अभी तक जो है वो कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्क एक्सपोजर इज इक्वल टू पी इंटू सी, प्रोबेबिलिटी इंटू कॉस्ट। और इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बिल्कुल ही बात समझ में आ जाए। ठीक है, रिस्क एक्सपोजर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? अच्छा, ये जो है वो 70% है। और ये जो है ये लिख के बोर्ड पे समझाने की चीज़ है, लेकिन ये चलो मैं एक वर्बली करता हूँ, आपकी अगर जहन लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। एक ही दफ़ा जो है वो मैं कोशिश करके समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं प्रॉब्लम डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो इसका ये आंसर कैसा है ये पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को तो नहीं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो वन लिख के बताएं। भाई के ऑप्शन पे सबसे पहले भाई हमने करना नहीं, यहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो शेयरिंग भी स्क्रीन नजर आ रही है, छोटू लिख के बता दें। अभी जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाऊंगा मैं। कोशिश करें जितने लोग हैं, हालांकि 35 बचेंगे, लेकिन वो जो है 704 और 502 इनकी खाली अटेंडेंस है आज। प्रोजेक्ट के हवाले से चले मैं एक बात गाइड करके पहले पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो ब्रेक होगा इसके बाद एक हम लोग और रखेंगे सेशन ना, तो इसमें 704 और 502 जरूर है, लेकिन मैं जल्दी से मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि तकरीबन 8:30 घंटे। प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैंने बात की है कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें है। तो आप लोगों ने जो है ना चैप्टर 3 उसका तो फुल फ्लैश प्रिंट आउट लाना है। एक आपका टाइटल पेज का प्रिंट आउट होगा, एक जो है वो इंट्रोडक्शन का होगा। सही, उसके बाद चैप्टर 3 के ना तमाम फिगर्स होंगी और तमाम यूजर इंटरफेस होंगे। सही है, यूजर इंटरफेस। और उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था टेस्टिंग का, कि 4 की टेस्टिंग कर दी है, जैसे लॉगिन पेज वगैरह। फिर टेस्टिंग का जो है वो प्रिंट, अभी सिर्फ प्रिंट आउट जो आप लाएंगे उसमें यूएमएल सारी होनी चाहिए, क्लास डायग्राम जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है तो क्लास डायग्राम होनी चाहिए, डेटाबेस पढ़ा है तो ईआरडी होनी चाहिए। ठीक है, और कोड सी शार्प में करा है, किसी में भी करा है, वो कोड भी होना चाहिए, कम से कम 10 पेजेस का कोड होना चाहिए। ठीक है, 10 पेजेस तक जितना भी उसके अंदर आ जाए, लेकिन ज़्यादा स्पेस वगैरह देखे नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट में पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट नहीं करना है, सिर्फ एक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले टाइटल और पेज और नाम होंगे, दूसरे में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी। इस तरह से चैप्टर 3 के अंदर हम करेंगे। अगर आप चाहें उससे पहले से भी ये लिख सकते हैं एक पेज पे कि ये रिक्वायरमेंट थी, ताकि उसको और आउटपुट को हम मैच कर लें। रिक्वायरमेंट आपने खुद बनानी है,
आपका कोई क्लाइंट नहीं है, आप अपना खुद क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट की सिर्फ एक रिपोर्ट हो, ठीक है। अच्छा, कल जैसे हमारी है, मंडे को है 500 वालों की, तो मंडे को तकरीबन 9:30 बजे तक आप कोशिश करके 9:30 तक सीआर को अपने ये दे देंगे रिपोर्ट्स, ठीक है। ये चैप्टर 3 के साथ स्पेशली। और उसमें जो है वो यूजर इंटरफेस बता दिए, जो आपके पास चैप्टर 3 यूजर इंटरफेस होंगे, ब्लॉक डायग्राम होंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट। एक पेज जो टाइटल का होगा, एक जो इंट्रोडक्शन का होगा, बाकी चैप्टर 3 की सारी डायग्राम्स होंगी, यूजर इंटरफेस होंगे और कोडिंग होगी। ये आप लोग ना ग्रुप वाइज ये आपको दे देंगे, एक ग्रुप की एक फाइल। ये मुझे 9:30 तक मेरे रूम में आ जाएंगे, ताकि मैं जो हूँ उसको थोड़ा सा स्टडी भी कर लूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है मुझे नंबर जो है। ये कल मैं सिर्फ 500 वालों की बात कर रहा हूँ, और बाकी लोग अपने क्लास के दिन में ये करेंगे। मेरी ट्यूसडे को भी ये रूटीन है। ट्यूसडे को तक कोशिश करें कि ट्यूसडे को जो है वो ट्यूसडे को एक्चुअली 2:30 बजे है ना क्लास, तो ट्यूसडे वाले तो दे दें वही 9:30 10 तक दे दें। साथ में जो वो वेनसडे वाले 704 वाले भी यही करेंगे, तो वो भी ट्यूसडे तक दे देंगे, सही है। देखिए, मैं रिक्वायरमेंट ये नहीं रख रहा कि सारे प्रिंट आउट चाहिए या ये नहीं कलर चाहिए। रिक्वायरमेंट में ये है कि जो आपका वर्किंग है वो मुझे देखनी है। और ये जो है मुझे 704 वाले कर देंगे, और उसके बोलते हैं शायद 502, जो आज वेडनेसडे की क्लास है ना 502, ये लोग मुझे कोशिश करके ट्यूसडे तक कर दें। अलग अलग क्लास होंगी, हर एक का ना ग्रुप होगा, और उससे पहले एक पेज होना चाहिए जो सीआर ने अभी इंफॉर्मेशन ले ले, उसके ऊपर होना ये चाहिए कि कितने टोटल प्रोजेक्ट है, 1 2 3 करके। और उसके साथ जो है कितने उसके मेंबर हैं, जैसे होती प्रोजेक्ट फाइल जो मैं बनवाता हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो ये अब सारे सीआर हमने ये आपने जो है वो करना है। अच्छा, ट्यूसडे तक मुझे जो है वो नहीं कोई रिमेनिंग देगा ना, उसके बाद जो हमारी थर्सडे को क्लास होती है, तो वो क्या करेंगे, वो वेडनेसडे को देंगे। तो इस तरीके से हमने जो वो करना है, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आप ख्याल करें। और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे कि आपके पास एक मिक्स जो है वो आएगा, यानी आपने जो ईआरडी एक बना के छोटी सी दिखानी होगी एक क्लास। और मैं क्लास में जैसे कुछ लेता हूँ ना, उस टाइप का ABC करके कर दूंगा, या एक ही दे दूंगा। थोड़ा सा कोड आपसे आपको आना चाहिए, थोड़ा सा यूएमएल आने चाहिए, नहीं की भी यूएमएल तो क्लास डायग्राम आनी चाहिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो। 8 के हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, ईआरडी आनी चाहिए, एसक्यूएल क्यूरी आनी चाहिए, ये 4 चीज़ें तो मस्ट है, ठीक है जी। ये जो चीज़ें ये तो मस्ट है आपके पास। ये चीज़ें आप नोट कर लें, अपने अपने ग्रुप्स पर डाल दें, सही है। चाहे तो मुझसे तस्दीक करवा लेना सीआर वाले ग्रुप के ऊपर कि सर ये 4 चीज़ें हैं, तो मैं उसको ओके कर दूँ तो ग्रुप पे डाल दें। ये समझने की कोशिश करते हैं फिर आप। कितने मिनट में हमारे पास? 4 मिनट है, चलो ठीक है। इसको जर्नलाइज में कर रहा हूँ, जर्नलाइज वे में समझे। असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एक कंपनी ने। वो बोल रहे हैं रीयूजेबल, यानी जो पहले से बने हुए हैं उसी को हम जो है वो यूज़ कर लेंगे ना। तो वो ये कह रहे हैं कि दी 70%, अब उन्होंने देखा 70% तो ऑलरेडी बने हुए, वो बोल रहे हैं 30% जो है वो हमें बनाने हैं, सही है ना। तो एक ये रिस्क एक्सप्लोजर हो गया, वो पहले किस चक्कर में थे, इस चक्कर में थे कि वो पूरा का पूरा रीयूज कर लेंगे पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी कि 70% तो वो यूज कर सकते हैं, उन्होंने चेक कर ली।
रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है, अच्छा वो उसी का इशू है। तो इसका नहीं, बिजनेस का सर्वर का भी कभी कभी इशू हो रहा है। तो मैंने बात शुरू की थी यहाँ से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कितने ही है, टाइम तो लिखता हूँ। टाइम छोटा सा। अच्छा एक दफा फिर भी आप आइएगा, तो और बातें भी कर लेंगे। 70% जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमने हमारे पास रीयूज हो सकता है, हमें मिल गया है। रिपीट कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें जो रीयूजेबिलिटी का हम फीचर डालना चाह रहे थे। हमें उम्मीद थी 100% हो जाएगा, बाद में पता चला नहीं, 70% जो है वो क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, और 30% हमें शुरू से बनाना पड़ेगा।